खबरें तो बहुत हैं, लेकिन सच कितनी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन ब्यूरो। राहुल गांधी ने सीमा निर्धारण और महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र पर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ये दोनों बिल असल में चुनावी नक्शा बदलने की साजिश है। लोकसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इन फैसलों के जरिए जाति जनगणना को साइडलाइन किया जा रहा है और इसका असर खासकर दक्षिणी और राज्यों और ओबीसी प्रतिनिधित्व पर पड़ सकता है। इसी वजह से उन्होंने सदन में इसका जोरदार विरोध किया। सीधे शब्दों में कहें तो विपक्ष का दावा है कि ये सिर्फ कानून का मामला नहीं, बल्कि इसके पीछे बड़ा राजनीतिक खेल छुपा हुआ है, जिसको लेकर बहस अब और तेज हो गई है। मोदी सरकार द्वारा संसद में सीमा निर्धारण से जुड़े बिल 2026 पेश किए जाने के बाद अब इसका असर सीधे पाकिस्तान तक पहुंच गया है। इस बिल का मकसद पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करना बताया जा रहा है, लेकिन इस कदम पर इस्लामाबाद ने कड़ी आपत्ति जताई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि भारत की यह परसीमन प्रक्रिया पूरी तरह से गैर कानूनी और राजनीतिक रूप से प्रेरित है। उन्होंने इसे किसी भी तरह की कानूनी वैधता से इनकार करते हुए कहा कि यह एक विवादित क्षेत्र से जुड़ा मामला है, जहां जनसंख्या और राजनीतिक ढांचे को बदलने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर इस फैसले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच एक बार फिर कूटनीतिक तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सख्त लहजे में कहा कि सीमा निर्धारण भारत का आंतरिक मामला है। इस पर किसी भी बाहरी देश की दखल अंदाजी या टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। भारत ने एक बार फिर साफ संकेत दे दिया है कि उसके आंतरिक मामलों पर उंगली उठाना किसी भी देश को भारी पड़ सकता है। वहीं संसद में पेश किए गए परसीमन विधेयक 2026 को लेकर पाकिस्तान ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। पाकिस्तान की बौखलाहट का मुख्य कारण है कि इस बिल में पीओके के क्षेत्रों को जम्मू कश्मीर के निर्वाचन क्षेत्रों में शामिल करने का प्रावधान है, जिसे वह अस्वीकार करता है। टीसीएस नासिक धर्मांतरण मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। मुख्य आरोपी निंदा खान ने मुंबई की अदालत में राहत की गुहार लगाई है और दावा किया है कि वह गर्भवती हैं। इस बीच मामले में उनका परिवार इस पूरे प्रकरण को साजिश बताते हुए गंभीर आरोप लगा रहा है। अब इस केस में अदालत के अगले फैसले पर सभी की नजर टिकी है, क्योंकि ये मामला लगातार नया मोड़ लेता जा रहा है। वहीं टीसीएस नासिक धर्मांतरण मामले को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र ने इस पूरी प्रक्रिया मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि इसमें किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की भी मांग की है। सरकार का कहना है कि मामला बेहद गंभीर है और इसकी गहराई से जांच जरूरी है। अब इस बयान के बाद केस की जांच और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 19 और 20 अप्रैल को श्रीलंका का आधिकारिक दौरा करने वाले हैं। ये उनके पद संभालने के बाद बड़ा विदेशी दौरा माना जा रहा है, इसलिए इसे काफी अहम भी माना जा रहा है। इस यात्रा के दौरान कोलंबो में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने, सहयोग बढ़ाने और क्षेत्रीय साझेदारी पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारत और श्रीलंका के रिश्ते के लिहाज से इस दौरे को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल को लेकर विरोध तेज हो गया। डीएमके सांसदों ने इस बिल के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन करते हुए काले कपड़े पहनकर सदन में विरोध जताया। पार्टी का कहना है कि ये बिल दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व को प्रभावित कर सकता है। इसी चिंता के चलते उन्होंने प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया। इस प्रदर्शन के बाद संसद में मुद्दे पर बहस और ज्यादा गर्मा गई और राजनीतिक माहौल भी लगातार तनावपूर्ण होता जा रहा है। कर्नाटक में एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। दरअसल राज्य के आवास मंत्री बीडीजे जमीर अहमद खान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में मुस्लिम संगठनों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इसका गंभीर असर देखने को मिल सकता है। यह पूरा मामला अब स्थानीय राजनीतिक से आगे बढ़कर सियासी दबाव का रूप लेता दिख रहा है, जिससे राज्य की गठबंधन राजनीति पर भी असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कह दिया है कि राज्य में शराबबंदी अभी भी जारी रहेगी, यानी इस फैसले में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। बयान देते हुए कहा कि सरकार अपने इस नियम पर पूरी तरह से कायम है और जो भी लोग इसका उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ अब सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। कुल मिलाकर बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार का रुख पहले से भी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से एक बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष नेता रहे राहुल गांधी के खिलाफ कथित दोहरी नागरिकता यानी ब्रिटिश नागरिकता रखने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने यह आदेश कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर की याचिका पर दिया। कोर्ट ने साफ कहा है कि ये गंभीर आरोप है और इनकी जांच जरूरी है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया गया है कि या तो खुद जांच करे या फिर मामला सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी को सौंप दे। केंद्र सरकार ने देश के अलग अलग राज्यों में चल रहे बुनियादी ढांचा विकास कार्यों की समीक्षा तेज कर दी है। खासकर राजस्थान समेत कई राज्यों में चल रहे परियोजनाओं पर अब सीधे नजर रखी जा रही है ताकि काम की रफ्तार और गुणवत्ता दोनों सुनिश्चित की जा सके। इस कदम का मकसद यही है कि विकास योजनाएं समय पर पूरी हो और जमीन पर उनका असर तेजी से दिखे। कुल मिलाकर केंद्र की इस निगरानी से उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में और तेजी देखने को मिलेगी। होर्मुज को लेकर बड़ी अपडेट भी सामने आई है। ईरान के विदेश मंत्री के बयान के बाद कहा गया कि यह रास्ता पूरी तरह से खुला हुआ है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को बड़ी राहत मिली है। इसके बाद भारतीय झंडे वाले जहाज भी फारस की खाड़ी से सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने लगे हैं और इस मार्ग से निकल रहे हैं। इस फैसले को वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए अहम राहत के तौर पर देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अप्रैल 2026 आउटलुक में भारत को लेकर एक अहम अपडेट सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब नाममात्र जीडीपी के हिसाब से दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इस रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2027 में भारत की ग्रोथ करीब 6.5% रह सकती है। वैश्विक मंदी के दबाव के बीच भी भारत की यह स्थिति बताती है कि देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत बनी हुई है और इसका असर आने वाले समय में नीतिगत फैसलों पर भी देखने को मिल सकता है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने फारस की खाड़ी के हालात पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे क्षेत्र में चल रहा संकट अब किसी एक इलाके तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे यूरेशिया की सुरक्षा और ऊर्जा सप्लाई के पैटर्न को प्रभावित कर रहा है। लावरोव के मुताबिक इसका सीधा असर तेल और अन्य जरूरी सामान की सप्लाई के रास्तों की साख और सुरक्षा पर पड़ रहा है। ईरान की सेना के एक शीर्ष कमांडर ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को लेकर सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चाहे कितनी भी कोशिशें क्यों न कर ली जाए, लेकिन कोई भी ताकत ईरानी राष्ट्र के प्रतिरोध को तोड़ नहीं सकती। इस बयान को मौजूदा क्षेत्रीय तनाव और बढ़ते भू राजनीतिक हालात के बीच एक मजबूत संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। यूक्रेन से जुड़ी बड़ी कूटनीतिक खबर भी सामने आई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के करीबी रुस्तम उमेराव ने दिल्ली में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता और मौजूदा हालात को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। भारत ने एक बार फिर साफ किया कि उसका रुख हमेशा से सिद्धांतों पर आधारित रहा और वह शांति के पक्ष में खड़ा है। अमेरिका से एक अहम आर्थिक फैसला भी सामने आया है। रूस से तेल खरीद को लेकर जो प्रतिबंध और दबाव बने हुए थे, उनमें अब 1 महीने की राहत यानी वेवर को बढ़ा दिया गया है। इस कदम का मकसद ये बताया जा रहा है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार में अचानक उछाल न आए और तेल की कीमतें नियंत्रण में बनी रहे। यानी साफ है कि अमेरिका फिलहाल ऊर्जा स्थिरता को प्राथमिकता दे रहा है ताकि दुनिया भर में कीमतों पर ज्यादा असर न पड़े। कतर से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय नौसेना के एक पूर्व वेटरन को लेकर उनके परिवार ने उनकी जल्द रिहाई और भारत वापसी की मांग की है। हालांकि सरकार की ओर से बताया गया है कि यह मामला एक अलग कानूनी प्रक्रिया के तहत हिरासत का है। फिलहाल इस पूरे मामले पर नजरें टिकी हुई हैं। परिवार लगातार उनकी सुरक्षित वापसी की भी अपील कर रहा है। मध्य प्रदेश से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ 5 गनमैनों ने एक बैंक में घुसकर स्टाफ को बंधक बना लिया और महज 20 मिनट के अंदर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तेज रफ्तार से हुई इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सोशल मीडिया पर सख्ती बढ़ाते हुए अगले 60 दिनों के लिए सांप्रदायिक कंटेंट और भड़काऊ भाषणों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। प्रशासन का कहना है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का तेजी से दुरुपयोग हो रहा है। कुछ लोग फर्जी वीडियो, भड़काऊ भाषण और अफवाहें फैलाकर सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे थे, जो सीधे तौर पर कानून व्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन सकता था।
इसी वजह से ये कदम उठाया गया है ताकि जिले में शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और किसी भी हिंसा और तनाव को रोका जा सके। साथ ही साफ किया गया है कि अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ IT एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई होगी, जिसमें 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। प्रशासन ने निगरानी को और मजबूत करने के लिए सब डिवीजन स्तर पर विशेष सेल भी बना दिए हैं। हॉर्मुज को लेकर एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पहल सामने आई है। ब्रिटेन और फ्रांस ने यहां नेविगेशन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र मिशन की घोषणा की है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि यह मिशन पूरी तरह से शांतिपूर्ण और रक्षात्मक होगा, जिसका मकसद कमर्शियल शिपिंग को भरोसा देना और समुद्री बारूदी सुरंगों को हटाने में मदद करना है। इस कदम को वैश्विक व्यापार और समुद्री सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बढ़ते तनाव के बीच अब कूटनीति का एक नया दौर शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में दोनों देशों के प्रतिनिधि एक बार फिर आमने सामने बैठने वाले हैं, जहां न्यूक्लियर मुद्दे से लेकर क्षेत्रीय सुरक्षा तक कई अहम सवालों पर चर्चा होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में हुआ सीज फायर खत्म होने के करीब है। अगर इस बार कोई ठोस नतीजा नहीं निकला तो मिडिल ईस्ट में तनाव फिर से भड़क सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भरोसा है कि दोनों देश समझौते के करीब हैं, लेकिन ईरान की तरफ से अभी कई मुद्दों पर मतभेद साफ नजर आ रहा है। खास तौर पर हॉर्मुज को लेकर स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है, जिसे दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन माना जाता है। अगर यहाँ से फिर से कोई टकराव आती है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यानी फर्क साफ है। इस्लामाबाद में होने वाली यह बैठक सिर्फ 2 देशों के बीच बातचीत नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए एक बड़ा मौका है। अब देखना होगा कि इस बार बातचीत से समाधान निकलता है या टकराव और बढ़ता है। भारत चीन सीमा से जुड़ा एक बड़ा खुलासा सामने आया है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजीव राय ने बताया कि कैसे भारतीय सेना ने पैंगोंग इलाके में रणनीति बढ़त हासिल कर चीन को चौंका दिया। उन्होंने खुलासा किया कि कैलाश रेंज की अहम चोटियों पर कब्जा कर भारत ने ऐसी स्थिति बना ली थी कि जिससे बातचीत की टेबल पर भी उसका पलड़ा मजबूत हो गया। इस कदम को भारतीय सेना का बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, जिसने उस वक्त पूरे घटनाक्रम की दिशा ही बदल दी थी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि कुल 2361 भारतीय नागरिकों को ईरान से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। यह ऑपरेशन ऐसे समय में पूरा हुआ जब इलाके में हालात काफी संवेदनशील बने हुए थे। सरकार ने कहा कि सभी नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की गई है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों से एक अहम अपील की है। उन्होंने सभी सांसदों से नारी शक्ति बंधन अधिनियम के प्रस्तावित संशोधनों का समर्थन करने को कहा। उन्होंने इस कानून को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए इसे पारित करने के लिए सहयोग की अपील की। महिला विरोधी बयानबाजी के खिलाफ नारी शक्ति सड़कों पर उतर आई है। विपक्ष के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां एक बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपना गुस्सा जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर राजनीति नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। इस पूरे विरोध के बाद सियासी माहौल और गर्मा गया। वहीं कानपुर से भी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महिला आरक्षण को लेकर सियासत गरमाई हुई है और अब इसका असर सड़कों पर भी दिखने लगा है। कानपुर में महिलाओं का गुस्सा खुलकर सामने आया, जहां मेयर के नेतृत्व में एक बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरी और विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अखिलेश यादव और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और उनका पुतला जलाकर विरोध जताया गया। महिलाओं का कहना है कि महिला आरक्षण जैसे अहम मुद्दे पर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए बल्कि साफ और ठोस समर्थन मिलना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कानपुर में सियासी माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर बहस और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। यूपी के हापुड़ से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ ब्लिंकिट के कर्मचारियों ने सैलरी और छुट्टियों को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें समय पर वेतन नहीं मिल रहा है और अवकाश को लेकर भी समस्याएं हैं, जिस वजह से उन्होंने हड़ताल का रास्ता चुना। पिलखुआ क्षेत्र के रिलायंस रोड पर कंपनी के बाहर कर्मचारी जमकर हंगामा कर रहे हैं। फिलहाल मौके पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और मामले पर भी सभी की नजरें टिकी हुई है।
भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार सहयोग में नया मोड़ सामने आया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक रिश्तों को नई रफ्तार मिलती नजर आ रही है। नई दिल्ली में आयोजित व्यापार मंच के दौरान दोनों देशों ने व्यापार और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलियाई चांसलर स्टॉकर की भारत यात्रा के दौरान कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें तेजी से लागू होने वाली व्यवस्था शामिल है। टेक्नोलॉजी, डिफेंस, सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर में सहयोग बढ़ने से दोनों देशों के आर्थिक संबंध और मजबूत होने की उम्मीद है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सरकार ने निर्यातक कंपनियों को बड़ी राहत दी है। रिलीफ स्कीम का दायरा बढ़ाते हुए अब मिस्र और जॉर्डन को भी इसमें शामिल किया गया। इस योजना के तहत बढ़े हुए फ्रेट कॉस्ट, इंश्योरेंस और युद्ध से जुड़े जोखिम में राहत मिलेगी। सरकार का मकसद साफ है कि व्यापार वर्ग को सप्लाई चेन में आ रही मुश्किलों से बचाना और व्यापार को स्थिर बनाए रखना है। भारत और नॉर्वे के बीच आर्थिक साझेदारी को लेकर एक अहम बैठक हुई। इस बैठक की मेजबानी भारत की ओर से वाणिज्य विभाग ने की, जबकि नॉर्वे की तरफ से उनके उद्योग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। दोनों देशों के बीच तीसरे व्यापार और निवेश संवाद में आर्थिक साझेदारी समझौते के बेहतर लागू करने पर जोर दिया। बैठक में निवेश के नए अवसर, व्यापार नीति और मजबूत सप्लाई चेन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंध और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उद्योग विभाग के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में 55,000 से ज्यादा स्टार्टअप को मान्यता दी गई है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इन स्टार्टअप्स ने 23 लाख से ज्यादा नौकरियां भी पैदा की। यानी साफ है कि स्टार्टअप इंडिया पहल ने न सिर्फ इनोवेशन को बढ़ावा दे रही है, बल्कि रोजगार के नए मौके को भी तैयार कर रही है। महाराष्ट्र की आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय महाराष्ट्र परिवहन विकास परिषद और राज्य सरकार के बीच एक अहम समझौता हुआ है। इसका उद्देश्य आधुनिक आपूर्ति ढांचा तैयार करना और लागत कम करना है। इस पहल से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और सप्लाई चेन भी पहले से ज्यादा मजबूत हो सकती है।